सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यूएनओ की अगली कड़ी में हम ट्रस्टीशिप काउंसिल को जोड़ते हुए आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसको हिंदी में न्यास परिषद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट शब्द की व्याख्या करते हैं। ट्रस्ट क्या है? ठीक है, ट्रस्ट मैं पहले एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूं कि जो ट्रस्ट है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। किसी मंदिर में आपने सुना होगा कि इस मंदिर में ट्रस्ट है। किसी भी जो सोशल कमेटी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में कहते हैं कि ये ट्रस्ट है। कोई धर्मशाला का निर्माण हो रहा है तो कि एक ट्रस्ट है। तो किस तरह से, तो ट्रस्ट कैसे कार्य करता है ये आप भली भांति जानते हो। ठीक है, यानी कि ट्रस्ट क्या करता है कि ट्रस्ट किसी भी कार्य को एक समायोजित और अच्छे तरीके से उसका क्या करते हैं, मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। किसी भी कार्य को सही तरीके से मैनेज करने के लिए या उसका उचित प्रबंधन करने के लिए क्या किया जाता है, एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो वो ट्रस्ट क्या करता है, यहां पर यूएनओ के ट्रस्ट की बात है तो ये ट्रस्ट क्या करता है, ये ट्रस्ट कुछ प्रदेश ऐसे थे जिनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट बनाया गया था। यानी कि कुछ प्रांत ऐसे थे, अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे ऐसे प्रांत थे, ऐसे प्रदेश थे जिनको कुछ विजित राष्ट्रों ने अख्तियार कर लिया था या उनको अधिग्रहित कर लिया था, तथा कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो कॉलोनीज थे बहुत सारे देशों के, जैसे कि ब्रिटेन, यूएसए, हॉलैंड, इस तरह के देशों के, फ्रांस के, इस तरह के कॉलोनीज थे। उनके शासन व्यवस्थाओं को संभालना इसका कार्य था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। तथा कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अपनी इच्छा से, जो उसके जो सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने अपनी इच्छा से यूएनओ को सौंप दिए थे। तो उनकी शासन व्यवस्थाओं को संभालना और उनको नियंत्रित करना ये, और उन शासन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करना ये किसका काम था, ट्रस्टीशिप काउंसिल का था। तो हम ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, किस तरह से ये फंक्शन करता है, क्या इसमें कितने सदस्य होते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1945 में स्थापना हुई थी। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके अनुसार हुई थी, यूएनओ के चार्टर के अनुसार हुई थी। जब यूएनओ के चार्टर के अनुसार हुई थी तो यूएनओ चार्टर के किसी न किसी चैप्टर या आर्टिकल में इसका उल्लेख होगा। तो बिल्कुल है, तो चैप्टर यूएनओ के जो चार्टर था, यूएनओ चार्टर, उसके चैप्टर 12 तथा 13 में इसका उल्लेख है। ठीक है, यानी कि जो 12 का जो जिक्र है वो आर्टिकल 75 से 85 तक है, और जो 13 का जो जिक्र है वो आर्टिकल 86 से 91 तक इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख है। तो जो 75 है वो क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल चैप्टर 12 का जो आर्टिकल 75 है वो ये कहता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा, जिसका निर्माण समझौतों द्वारा संपादित या स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण समझौतों से किया जाएगा। ये बात किसमें है, आर्टिकल 75 में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पर न्यास परिषद का गठन किया गया था, और गठन किसके अनुसार होता है, चैप्टर 13 के आर्टिकल 86 के तहत इसका गठन किया गया था। बात यहां पर की गई थी, इसका जो प्रस्ताव था वो 75 में है, और जो गठन है, इसकी जो बॉडीज का जो निर्माण है वो आर्टिकल 86 में बॉडीज के निर्माण की बात कही गई है। तो हम बात करते हैं बॉडीज की।
बॉडी की बात करेंगे, हाँ, यानी कि इसके गठन की बात करेंगे, यानी यूएनओ का जो न्यास परिषद का गठन, इसके बारे में हम बात करते हैं। न्यास परिषद का गठन, अब गठन की बात करते हैं तो इसका जो गठन का है, न्यास परिषद के गठन का आर्टिकल 86 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें जो कुल मेंबर होंगे वो कितने होंगे, उन मेंबरों की संख्या 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। अब इस 12 मेंबर में से किस किस तरह के मेंबर होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। 12 मेंबरों में से 4 मेंबर क्या होंगे? स्थायी होंगे, यानी कि 4 मेंबर ऐसे थे जिनको यूएनओ ने ये काम सौंप दिया था कि न्यास परिषद से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए आप क्या है, प्रतिबद्ध हो। तो उसमें जो 4 मेंबर थे वो 4 मेंबर कौन कौन से थे? स्थायी रूप से वो कभी हटे नहीं, वो परमानेंटली उसके साथ होते थे। तो इसमें जो 4 मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है यूएसए और चौथा है यूके। अर्थात ये दो क्या है? स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यूएनओ के क्या है? मेंबर हैं। लेकिन इनको स्पेसिफिक ये कार्य सौंपा गया था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के लिए ये जो 4 मेंबर हैं ये प्रबंधक मेंबर होंगे, ठीक है। इन 4 मेंबरों को सौंपा गया था। इनके अलावा इस 12 में जो स्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो सुरक्षा परिषद के सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं वो भी इसके क्या होंगे? मेंबर होंगे। स्थायी सदस्य क्या होंगे? इसके मेंबर होंगे, ठीक है। अब स्थायी सदस्यों में मेंबर कौन कौन है? यूएसए, यूके, फ्रांस, इसके बाद यूएसए, यूके, फ्रांस और यूके ब्रिटेन आ गया, यूएसए, इसके बाद चाइना और रसिया, ठीक है, ये है। अब देखिए यूके और यूएसए यहां पर क्या है? प्रबंधक राज्यों के रूप में यहां पे इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए इन दोनों को यहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये इधर के भी सदस्य हैं और इधर के भी सदस्य हैं। यानी कि इस शर्त को ये पूरा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के क्या होंगे? स्थायी सदस्य इसके सदस्य होंगे। किसके? ट्रस्टीशिप काउंसिल के, ठीक है। तो 5 सदस्य इसके क्या हो गए? सदस्य होंगे। लेकिन यूएसए और यूके पहले से ही प्रबंधक स्टेट्स में या प्रबंधक मेंबर्स में क्या है? शामिल है, ठीक है। तो यहां पर इसके जो इस जगह हम बात करते हैं तो 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के जो 5 मेंबर हैं, बचे कितने हैं? यहां से 5 मेंबर हैं, इनका क्या करेगा? जो जनरल असेंबली है, यानी कि जो महासभा है, वो महासभा क्या करेगी? महासभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाएगा, निर्वाचन होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। न्यास परिषद का जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 86 में किया गया है। इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं न्यास परिषद में वो 12 होते हैं और 4 जो सदस्य होते हैं वो प्रबंधक सदस्य होते हैं, यानी कि मैनेजिंग मेंबर्स होते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके हैं, ये चारों सदस्य हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं और जो 5 सदस्य हैं वो 3 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो प्रश्न बनने की जो उम्मीद है वो देखिए कि जो पहली बात, फ्रांस, चाइना और रसिया ये किसके सदस्य नहीं है? इसमें ये ऐसे पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में ऐसे कौन से स्थायी सदस्य हैं जो प्रबंधक तथा स्थायी सदस्य दोनों में उसका स्थान है, यानी कि वो ऐसे कौन से स्थायी सदस्य हैं जिनका स्थान प्रबंधक सदस्यों में भी है? तो वो यूएसए और यूके है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से अब देखते हैं इसके बाद में जो ये तो बात हो गई न्यास परिषद के गठन की, ठीक है।
अब इसमें ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसका जो वोटिंग सिस्टम है, यानी कि जो वोटिंग सिस्टम है वो क्या है, वोटिंग किस तरह से होता है। वोटिंग सिस्टम यानी कि अब ये जो 12 सदस्य हैं, इसके जो 12 सदस्य हैं वो किस तरह से डिसीजन लेंगे, वो उन चीजों का इसमें उल्लेख किया गया है। और वो आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 89 में इसका उल्लेख किया गया है। वोटिंग सिस्टम यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो वोटिंग सिस्टम की बात है वो किस में की गई है, वो आर्टिकल 89 में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए न्यास परिषद में जो निर्णय होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे। साधारण बहुमत का मतलब यानी कि उसमें उपस्थित सदस्य तथा मतदान देने वाले या मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होगा, साधारण बहुमत होगा। यानी कि साधारण बहुमत के माध्यम से क्या किया जाएगा, न्यास परिषद के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे तथा प्रत्येक सदस्य क्या करेगा, प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि साधारण बहुमत की बात हो गई तो 12 यानी कि 12 का क्या होगा, आधा हो गया यानी 50%, यानी कि 6 + 1 यानी कि 12 में से कितने, 7 सदस्यों का एक तरफ या उस कोई भी जो प्रस्ताव है उसके संबंध में या उसकी सहमति के लिए 7 सदस्यों का सहमति के लिए 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि वोटिंग सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। ट्रस्टीशिप का 89 आर्टिकल में है और इसके जो प्रत्येक सदस्य हैं उनको एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रस्टीशिप जो कार्य है, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर की हम बात कर लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। मैं बता चुका हूं कई बार कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में ही है और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग नीदरलैंड में है। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये जो बॉडी है इसमें जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है। देखिए इस अध्यक्ष की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि जो ये बॉडी है वर्तमान में अस्तित्व में तो है लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में है, यानी कि ये कोई कार्य संपादित नहीं करती है। ठीक है, तो इसका जो अंतिम जो अध्यक्ष बना था वो नवंबर 1994 में बना था। अंतिम जो अध्यक्ष था, अंतिम अध्यक्ष जो बना था वो 1994 में बना था और आज भी वही अध्यक्ष है क्योंकि उसके बाद उसकी कभी भी इनकी जो बैठकें हैं वो बुलाई नहीं गई और नए अध्यक्ष का कोई चुनाव नहीं किया गया है। तो जो अंतिम अध्यक्ष है एने गुइगुइन है, एने गुइगुइन है। अंतिम अध्यक्ष 1994 में बनाया गया था और अंतिम अध्यक्ष 1994 एने गुइगुइन है। ठीक है, अब इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यास परिषद की जो कार्य है, फंक्शंस क्या है, क्योंकि फंक्शंस समझने के बाद ही हम बात करेंगे कि ये किस तरह से कार्य करता है, वर्तमान में क्यों कार्य नहीं कर रहा है, तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगी। तो पहले हम इसके कार्यों की बात कर लेते हैं, यानी कि कार्य एवं शक्तियां, दैट इज फंक्शन एंड पावर्स। शक्तियों की बात कर लेते हैं और ये कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 87 में इसका उल्लेख है। किसमें है, आर्टिकल 87 में ट्रस्टीशिप काउंसिल के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। देखिए क्या क्या इसके कार्य हैं, सुनते जाइए। पहला जो इसका जो कार्य है वह है न्यास प्रदेशों की जो जनता है, न्यास प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी विकास की सूची तैयार करना। ठीक है, ये क्या करता है, पहला कार्य, यानी कि जो न्यास प्रदेश है यानी ट्रस्टीशिप रीजन्स है उनके क्या करता है, उनके लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी
एवं शिक्षा संबंधी विकास की रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करना पहला कार्य इसका क्या है? इसके प्रति जो प्रतिवेदन है उसको तैयार कौन करता है? शिक्षा संबंधी विकास की सूची तैयार करना या रिपोर्ट तैयार करना, तथा जिसके आधार पर शासन प्रशासन की संस्थाओं जिसके आधार पर क्या किया जाएगा? शासन प्रबंधन संस्थाएं वार्षिक प्रतिवेदन भेजती है। यानी कि जिसके आधार पर, यानी कि इसका जो पहला वर्ग है वो क्या है? न्यास परिषद के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी विकास की सूची तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, जिसके आधार पर, यानी कि जिसके आधार पर शासन प्रबंधन संस्थाएं वार्षिक प्रतिवेदन भेजती है। ठीक है, ये रिपोर्ट करती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो शासन प्रबंधन संस्थाएं हैं वो क्या करती है? आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। पर दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच और उस पर विचार करना। ठीक है, जो प्रशासन करेगा, यानी कि जो न्यास रीजन है, न्यास परिषद के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का क्या करेगा? जो प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच करना। ठीक है, तथा उनके प्रस्तावों पर विचार करना। ये दूसरा काम है इसका, किसका? न्यास परिषद का, ट्रस्टीशिप काउंसिल का। प्रशासनिक सत्ताओं, यानी कि जो प्रशासन जो कर रही है, जो भी सत्ता, उससे प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच करना कि वो जो प्रतिवेदन रिपोर्ट दे रही है वो सही भी है या नहीं है, और उनके प्रस्तावों पर विचार करना। ये इसका मूल कार्य है। तीसरे कार्य की हम बात करते हैं, प्रशासनिक सत्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, जो कहीं ना कहीं ये यहीं पर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, यानी कि उनके प्रार्थना पत्र, यानी कि जो भी कोई स्वीकृति चाहते हैं उन स्वीकृतियों पर क्या करना? इनका विचार करना। न्यास प्रदेशों का समय समय पर निरीक्षण करना। ठीक है, न्यास प्रदेशों का टाइम टू टाइम क्या करना? न्यास प्रदेशों का टाइम टू टाइम निरीक्षण करना। साहब, समय समय पर जो प्रदेश है, न्यास प्रदेश है, उन प्रदेशों का क्या करती है? ट्रस्टीशिप काउंसिल दौरा करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये इसके मूल उद्देश्य हैं, मूल कार्य हैं और शक्तियां हैं। पहली जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी विकास के बारे में विकास की रिपोर्ट तैयार करना, और उसी के आधार पर, जिसके आधार पर शासन प्रबंधन संस्थाएं वार्षिक प्रतिवेदन भेजती है। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक सत्ताओं के प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच करना तथा उसके प्रस्तावों पर विचार करना। और तीसरा जो काम है वो है न्यास प्रदेशों का टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर दौरा करना। ये इसके मूल कार्य हैं। ठीक है, तो अब कार्य एवं शक्तियां, अब ये जो इसके कार्य एवं शक्तियां हैं, अब देखिए जो न्यास प्रदेश है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यास प्रदेश कौन कौन से हैं। न्यास प्रदेशों की बात करते हैं तो न्यास प्रदेश, देखिए 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और उस समय जो न्यास प्रदेश थे वो कौन कौन से थे, यानी कि चैप्टर में जो आर्टिकल, जो इसका चैप्टर है, न्यास पद्धति को लागू किया गया था। तो यूएनओ की जो चार्टर के चैप्टर में इसका उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से प्रदेश, यानी कि न्यास पद्धति को जो लागू किया गया था वो किन किन प्रदेशों पे लागू किया गया था, किस किस कैटेगरी के थे। तो ये दो तरह के थे। किस तरह के थे? न्यास प्रदेश जो थे ये 2 टाइप थे, यानी कि 2 तरह के थे। इसमें जो पहला टाइप था
वो कौन सा टाइप था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों और उनके साम्राज्यों के विविध प्रदेश, इन्हें स्वशासन न करने वाले प्रदेश कहा जाता था। यानी कि स्वशासन नहीं करने वाले प्रदेश। ठीक है, इसमें भारत भी था, भारत का कोई स्वशासन नहीं था। पहला टाइप तो कौन सा था, स्वशासन नहीं करने वाले प्रदेश। और इन प्रदेशों पर जो शासन करता था वो कौन कौन करता था, ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड। कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड, और इसी के साथ जो कुछ यूरोपियन कंट्रियां थी उनके भी कुछ कॉलोनीज थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। और इसी में इसी कैटेगरी में भारत को भी शामिल किया गया था, क्योंकि भारत 1945 में जब इसकी स्थापना हुई थी, ऐसी स्थिति में भारत यूके का क्या था, कॉलोनीज था। ब्रिटेन का, ब्रिटिश ताज का क्या था, वो एक कॉलोनी था, उपनिवेश था। दूसरे तरह के जो सेकंड टाइप के जो स्टेट थे वो न्यास प्रदेश, ये 3 प्रकार के थे। ये तो पहला था। और दूसरे न्यास प्रदेश कौन कौन से थे, न्यास प्रदेश। अब न्यास प्रदेशों की बात करते हैं तो न्यास प्रदेश में जो पहली कैटेगरी में जो आता था वो मैंडेट प्रदेश आते थे। कौन से, मैंडेट रीजन या मैंडेट सिस्टम प्रदेश। ठीक है, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। यानी कि जनादेश के माध्यम से शासन को संचालित करना। वो कौन कौन, वो स्टेट कौन से थे, मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले न्यास प्रदेश थे। दूसरा जो था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जीते गए राष्ट्र या प्रदेश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जीते गए, यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा जो दुश्मन राष्ट्रों पर विजय हासिल की, तो कुछ प्रदेश उन्होंने अख्तियार कर लिए, हासिल कर लिए, अधिग्रहित कर लिए। तो उन राष्ट्रों को इसमें सेकंड पॉइंट में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और जो तीसरे प्रकार का है वो कौन सा है, अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को प्रदान किए गए या सौंपे गए प्रदेश। तो तीसरा था महाशक्तियों द्वारा यूएनओ को सौंपे गए प्रदेश। ठीक है, ये इसके 3 तरह के न्यास प्रदेश थे। यानी कि पहला 2 टाइप है। पहला स्वशासन नहीं करने वाले प्रदेश, अर्थात जो किसी दूसरे महाशक्तियों के अधीन थे। पहली बात तो ये। दूसरे न्यास प्रदेश 3 तरह के थे, मैंडेट सिस्टम वाले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जीते गए प्रदेश और महाशक्तियों द्वारा यूएनओ को सौंपे गए प्रदेश। तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी वो इन सभी प्रदेशों की क्या करती थी, मॉनिटरिंग करती थी कि कहीं यहाँ के लोगों की सुरक्षा तथा शांति को कहीं खतरा तो नहीं है, तथा यहाँ के जो मौलिक अधिकार है यानी कि जो मानव अधिकार है उनको कहीं ना कहीं थ्रेट तो नहीं किया जा रहा है। उन सभी पे ये क्या रखती थी, नजर रखती थी। ठीक है, ये सभी की मॉनिटरिंग कौन करता था, यूएनओ का ट्रस्टीशिप काउंसिल करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे गुजरता गया और धीरे धीरे जैसे 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, उसी तरह से धीरे धीरे सभी राष्ट्र क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। और जो अंतिम जो राष्ट्र था स्वतंत्र होने वाला वो पलाव द्वीप था, जो पैसिफिक क्षेत्र में आता है। और पलाव द्वीप जो स्वतंत्र हुआ वो 1 अक्टूबर 1994 को हुआ था। यानी कि न्यास प्रदेश में जो अंतिम था पलाव द्वीप। ये प्रशांत क्षेत्र का है, प्रशांत क्षेत्र से रिलेटेड है ये। तो अब जो प्रशांत क्षेत्र का जो पलाव द्वीप है इसको 1 अक्टूबर 1994 को अमेरिका के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। और यहीं से
न्यास परिषद का कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि अब सभी राष्ट्र क्या थे, सभी इस समय तक स्वराष्ट्र बन गए थे, स्वशासन स्थापित कर चुके थे। यानी कि सभी क्या हो चुके थे, सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिल चुकी थी। तो अब जब स्वतंत्रता मिल चुकी थी तो ट्रस्टीशिप काउंसिल था, उसका कोई कार्य शेष नहीं बचा। इसलिए यह है 1 नवंबर, क्या ट्रस्टीशिप काउंसिल 1 नवंबर 1994 से क्या है, निष्क्रिय अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है। ठीक है, 1 नवंबर 1994 से निष्क्रिय अवस्था में है। हालांकि इस बॉडी को अभी तक एबोलिश नहीं किया गया है, नष्ट नहीं किया गया है, अभी भी ये अस्तित्व में है, लेकिन ये अभी कोई कार्य नहीं करती है, ना ही इस तरह की कोई बैठकें होती है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो वर्क करती थी वो किसके माध्यम से करती थी। इसके लिए कुछ समितियां होती थी, कुछ प्रादेशिक क्षेत्र होते हैं, यानी कि क्षेत्रीय आयोग होते थे। और क्षेत्रीय आयोगों के बारे में मैं पहले आपको बता चुका था। जैसे पैसिफिक क्षेत्र के लिए बैंकॉक क्या है, क्षेत्रीय आयोग है, यानी कि क्षेत्रीय आयोग है। और इसके माध्यम से वो क्या करता था, अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करता था, नियमों को एग्जीक्यूट करता था। जो क्षेत्रीय आयोग होते थे, उन क्षेत्रीय आयोगों की जिस देश में स्थापना की जाती थी वही उसके क्या होते थे, सदस्य होते थे। अगर मान लीजिए वो यूएनओ का सदस्य नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसको सहायक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो क्षेत्र थे, क्षेत्रीय आयोग थे, उसके बारे में मैं बात कर चुका था। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्षेत्रीय आयोगों के अलावा जो क्षेत्रीय आयोग की कुछ स्थायी समितियां होती थी, उन स्थायी समितियों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। पहली जो समिति है वो है प्राविधिक सहायता समिति, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट कमेटी, टेक्निकल सपोर्ट कमेटी, यानी कि प्राविधिक से मतलब होता है टेक्निकल, तकनीकी। प्राविधिक सहायक समिति यानी कि तकनीकी आधार पर सहयोग प्रदान करना या परामर्श देना, ये किस समिति का कार्य था, प्राविधिक सहायक समिति का कार्य था। दूसरी जो समिति थी वो अंतर्राज्यीय संस्थाओं से परामर्श करने वाली समिति थी, यानी कि जो स्टेट होते थे, जो राष्ट्र होते थे, उन राष्ट्रों के अंतर्राज्य यानी कि जो अंदरूनी जो बॉडीज होती थी या समितियां होती थी, उनसे कंसल्ट करती थी। अगर कोई समस्या होती थी या किसी तरह की कोई दिक्कत होती थी तो ऐसी स्थिति में उनसे कंसल्ट किया जाता था। तीसरी जो समिति थी वो गैर सरकारी संगठनों से परामर्श करने वाली समिति थी, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज जो होती थी उनसे कंसल्ट करती थी और समस्याओं का समाधान करती थी। चौथी जो समिति है वो कार्यावली समिति है, यानी कि कार्यों को एग्जीक्यूट करने में कार्यावली समिति का महत्वपूर्ण योगदान होता था। और जो पांचवी समिति थी वो थी बैठकों के कार्यक्रमों की अंतरिम समिति, यानी कि कब कब क्या क्या बैठक होनी है, कौन सी बैठक कब होनी है, इन सब का जो डिसीजन था वो कौन सी समिति लेती थी, वो बैठकों के कार्यक्रमों की अंतरिम समिति, जो बैठकों के कार्यक्रमों की अंतरिम समिति ही इसका डिसीजन लेती थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपको ट्रस्टीशिप काउंसिल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक लेंगे वो कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को थैंक यू वेरी मच।